चतुर्थ सेमेस्टर के विषय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के प्रकरण मानवीय संसाधनों का प्रबंधन पर चर्चा करेंगे। मानवीय संसाधन के प्रबंधन में जो शिक्षण बिंदु है, जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी उसको पहले जानते हैं। पहले जानेंगे कि मानवीय संसाधन है क्या, फिर मानवीय संसाधन की विशेषताएं, फिर मानवीय संसाधनों के प्रमुख अंग, फिर प्रधान अध्यापक, शिक्षक, छात्र, समुदाय, अध्यापक, अभिभावक तथा माता शिक्षक संघ की भूमिका, ग्राम शिक्षा समिति से अपेक्षाएं। ये सारे जो प्रधान अध्यापक, शिक्षक, छात्र, समुदाय, अध्यापक, ये सब हमारे मानवीय संसाधन के प्रमुख अंग हैं, जिनके द्वारा विद्यालय में शिक्षण कार्य किया जाता है। हमने दो तरह के संसाधन पढ़े थे किसी भी संस्था के प्रबंधन के लिए, भौतिक संसाधन एवं मानवीय संसाधन। तो मानवीय संसाधन के अंतर्गत वो सभी कर्मचारी, हमारे बच्चे, हमारे शिक्षक सभी आ जाते हैं जो हमारे विद्यालय में शिक्षा देने, शिक्षा लेने के लिए आते हैं। तो जब मानवीय संसाधन के प्रबंधन की बात करते हैं, तो अगर हम साधारण शब्दों में प्रबंधन की बात करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता का परीक्षण करके, उसकी क्षमता का परीक्षण करके जब हम उसके योग्यता के अनुसार कार्य देते हैं या कार्यों का वितरण करते हैं, वही मानवीय संसाधन का प्रबंधन कहलाता है। यानी मानवीय संसाधन में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी कार्य क्षमता के अनुसार कार्य को वितरित करना ही मानवीय संसाधन का प्रबंधन है। ओपी शर्मा ने इसको परिभाषित करते हुए मानवीय संसाधन को कहा है कि मानवीय संसाधनों का प्रबंधन वह सार्वभौमिक तकनीकी है जो विद्यालय से संबद्ध मानवों से सर्वाधिक सहयोग प्राप्त कर संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति करती है। यानी जब हमें किसी भी संस्था को चलाना है, हम यहाँ पर विद्यालय की बात कर रहे हैं, तो विद्यालय को चलाने के लिए जो प्रधानाध्यापक होगा या प्रबंध तंत्र का जो प्रबंध तंत्र करने वाला होगा, वो उसे क्या करना पड़ेगा कि वह जो भी मानवीय लोग हैं जो वहां पर जुड़े हुए हैं, जो भी ह्यूमन बीइंग है, उनका ज्यादा से ज्यादा सहयोग प्राप्त करके उस संस्था को अच्छे से चलाएं, जिससे कि वह संपूर्ण समाज और उस संस्था से जो समाज की या राष्ट्र की आकांक्षाएं हैं उसको वह पूरा करे। अब बात करते हैं मानवीय संसाधन के प्रबंधन की विशेषताएं कि मानवीय संसाधन प्रबंधन क्यों आवश्यक है, उसके क्या गुण हैं कि हमें मानवीय संसाधन का प्रबंधन करना पड़ता है। सबसे पहली जो विशेषता है वह है मानवीय संसाधन के प्रबंधन से कार्य का योग्यता के अनुसार विभाजन संभव हो पाता है। अगर हम सभी को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य न दे, कोई योजना बनाकर चाहे वो शिक्षक हो या हमारा अन्य स्टाफ हो, उनको कार्यों का वितरण न किया जाए तो किसी को यह पता नहीं होगा कि हमें क्या कार्य करना है। और जब हम कार्यों का वितरण कर देते हैं मानवीय संसाधन के प्रबंधन के अंतर्गत, तो सबकी अपनी जिम्मेदारी हो जाती है कि हाँ, हमें मुझे ही इस काम को करना है। इसके अलावा जब भी कार्य का वितरण किया जाए, और कार्य तभी सही तरीके से हो पाएगा जब उस व्यक्ति को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य दिया जाए। इसके अलावा दूसरी जो विशेषता है वह है मानवीय संसाधन के प्रबंधन द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को कार्य क्षमता का बोध होता है। यानी जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि उसे अपने कार्य क्षमता का बोध होगा। जैसे अगर टाइम टेबल पढ़ाने का हो गया है तो ऑनलाइन क्लास में तो सबको पता है कि मेरी क्लास बॉयज में है तो कितने बजे से है, जिसको होस्ट करना है उसको पता है कि हाँ, मुझे बॉयज का होस्ट करना है, कितने बजे से कितने बजे तक होस्ट करना है। तो ये कार्य, ये मानवीय संसाधन का ही प्रबंधन किया गया है कि यहाँ पर मतलब कोई ना क्लास लेने में इधर उधर कर सकता है, कोताही कर सकता है, ना होस्ट करने वाला, ना बच्चों को, आप लोगों को भी अटेंडेंस देने के लिए, जुड़ने के लिए, पढ़ने के लिए, जुड़ने के लिए जरूरी कर दिया गया। तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि आपको पढ़ने के लिए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इसमें जुड़ना पड़ेगा। तीसरा जो विशेषता है वह मानवीय संसाधन के प्रबंधन के द्वारा ही शिक्षा, विद्यालय तथा समाज आकांक्षाओं की पूर्ति करने में संभव हो पाती है। यानी जब तक जो भी उसमें कर्मचारी हैं, जो भी बच्चे हैं, अगर उनका उचित प्रकार से प्रबंधन नहीं किया जाएगा तो कभी भी विद्यालय, जो वहां पे शिक्षा दी जा रही है, वह समाज और विद्यालय की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाएगी, सब अस्त व्यस्त रहेगा।
नेक्स्ट है मानवीय संसाधन के प्रबंधन से मानवीय संसाधन का सही दिशा में प्रयोग किया जा सकता है। जब तक हम किसी कार्य को मैनेजमेंट प्रबंधन करने के लिए उसे योजना बनानी पड़ेगी, तो जब तक हम उचित प्रबंधन नहीं करेंगे मानवीय संसाधन का, तब तक हम उसका सही दिशा में प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अगला बिंदु है मानवीय संसाधन के प्रबंधन से व्यक्तियों में मतभेद की भावना कम हो सकती है। यानी जब सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली रहेगी, सबको बराबर रूप से कार्य मिला रहेगा, सबको अपनी योग्यता के अनुसार कार्य मिला रहेगा, तो जो स्टाफ होगा उनका एक दूसरे के प्रति किसी तरह की ईर्ष्या, द्वेष या मतभेद की भावना नहीं आती है। अगली जो विशेषता है मानवीय संसाधन के प्रबंधन की, वह है कि मानवीय संसाधनों का प्रबंधन एक उत्तम शिक्षा व्यवस्था के लिए अति आवश्यक माना जाता है। क्योंकि कितने शिक्षक हमारे पास है, कितने प्यून है, कितना अदर स्टाफ है, तो उनकी संख्या के हिसाब से अगर हम उचित प्रबंधन नहीं करेंगे, कार्यों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तब तक शिक्षा व्यवस्था अच्छे से नहीं चलेगी। इसलिए उत्तम शिक्षा व्यवस्था के लिए भी मानवीय संसाधन का प्रबंधन आवश्यक होता है। अब आगे बात करते हैं विद्यालय में मानवीय संसाधनों के प्रमुख अंग, यानी कौन कौन से अंग हैं जो विद्यालय में मानवीय संसाधन या ह्यूमन रिसोर्स के रूप में कार्य करते हैं। सबसे पहले हम जो मानवीय संसाधन का पहला अंग है वह है प्रधान अध्यापक, फिर अध्यापक, उसके बाद से छात्र, चौथा जो हमारा अंग है वह है समुदाय। समुदाय में ग्राम शिक्षा समिति आ जाते हैं, शिक्षक अभिभावक संघ आ जाते हैं, इसके अलावा छात्र शिक्षक संघ भी आ जाते हैं। तो ये हमारे मानवीय संसाधन के प्रमुख अंग हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मानवीय संसाधन के रूप में प्रधान अध्यापक की। ठीक है, प्रधान अध्यापक जो होता है वह हमारे पूरी जो शैक्षिक प्रक्रिया होती है उसका एक तरह से चलाने का जो मुख्य केंद्र बिंदु होता है वो प्रधान अध्यापक होता है। क्योंकि बच्चों को अनुशासित कराना, बच्चों को क्लास में बैठने की व्यवस्था कराना, टीचर को भेजना, किस विषय के लिए कितना समय देना, ये सारी या समय सारणी बनाना, बच्चों के लिए अन्य व्यवस्थाओं को कराना, सारा कार्य प्रधान अध्यापक करता है। इसलिए जो प्रधान अध्यापक होता है वह पूरी शैक्षिक प्रक्रिया के एक तरह से कहेंगे बेस होता है और उसका केंद्र बिंदु भी होता है। पूरी शिक्षा व्यवस्था विद्यालय की या शिक्षा से संबंधित या अन्य जो गतिविधियां होती हैं सभी का संचालन प्रधान अध्यापक के द्वारा होता, भले वो किसी और के द्वारा उसे करवाए। तो जो सबसे पहले अगर हम भूमिका की बात करते हैं कि क्या क्या प्रधान अध्यापक में किन किन गुणों का होना आवश्यक है तब वह केंद्र बिंदु के रूप में कार्य कर पाएगा, तो सबसे पहले जो है गुण है वह प्रधान अध्यापक की बहुआयामी भूमिका। यानी प्रधान अध्यापक के अंदर ऐसे गुण होने चाहिए कि वह हर तरह के कार्य क्षेत्र में कर सके। जैसे शिक्षक की भूमिका एक तरह से बंधी होती है कि उसको शिक्षा प्रदान करना है या कुछ अन्य गतिविधियों को कराना है, लेकिन प्रधान अध्यापक को प्रशासनिक भी देखना है, आपका प्रशासनिक गैर प्रशासनिक कार्यों को भी देखना, पूरे विद्यालय की व्यवस्था को देखना। तो उसकी जो भूमिका हो उसके अंदर बहुआयामी भूमिका होनी चाहिए। दूसरा है मानवीय संबंध स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए। यानी प्रधान अध्यापक ऐसा हो कि जो भी उसके यहाँ के स्टाफ है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे समुदाय के लोग हो या अन्य लोग हो या उनके बच्चे हो, सबके साथ उनको मित्रवत व्यवहार करते हुए स्नेह पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। लेकिन मित्रवत और स्नेह पूर्वक व्यवहार का मतलब नहीं कि इस तरह का वातावरण रहे कि लोग अनुशासित न रहे, कार्यों को सही समय से न पूरा करें। प्रधान अध्यापक का बस ये है कि वो सबके साथ प्रेम व्यवहार से रहते हुए इस तरह का वातावरण विद्यालय में बनाए कि बच्चों का ज्यादा से ज्यादा अधिगम हो पाए, बच्चे ज्यादा से ज्यादा उच्चतम अधिगम को प्राप्त कर सके। नेक्स्ट जो इनका रोल है या विशेषता है वो है कुशल प्रेरणादायक। कुशल प्रेरणादायक का मतलब सब जब सारे कार्य का संचालन इन्हीं के द्वारा होना है, प्रधान अध्यापक के द्वारा, तो उनको सबको मोटिवेट करने की जरूरत पड़ती है। इसलिए उनको प्रेरणादायक होना चाहिए। यानी अध्यापक या अन्य कर्मचारियों के जो सकारात्मक कार्य, जो अच्छे कार्य हो, उनके लिए उनको वो प्रोत्साहित करे, जिससे कि वो आगे के कार्यों को भी, जब मोटिवेशन मिलता है तो हम किसी कार्य करने में हमारा ज्यादा मन लगने लगता है।
तो ज्यादा उत्साह से उस कार्य को करें। लेकिन इसके साथ साथ जो उनके द्वारा नकारात्मक कार्य या गलत तरीके से कार्य हो रहे हैं, अच्छे कार्य नहीं हो रहे हैं, उसका भी प्रधान अध्यापक को, शिक्षकों को या अन्य कर्मचारियों को बताना चाहिए कि यहाँ यहाँ गलती हो रही है, जिससे वो उसमें भी सुधार करे। इसलिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की प्रेरणा के देने के गुण प्रधान अध्यापक में होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कुशल प्रशासक एवं समय प्रबंधक। देखिए, प्रधानाध्यापक को कुशल प्रशासक एवं प्रबंधक का भी गुण होना चाहिए, क्योंकि अगर उसी का कार्य है कि पूरे विद्यालय व्यवस्था को संचालित करना एवं समय प्रबंधक के अंतर्गत कि सारे काम जो जिस समय पर निर्धारित किया गया है वह काम उसी समय पर हो। उसके लिए प्रशासन करना भी जरूरी है कि परीक्षा कब होनी है, कब तक पाठ्यक्रम को पूरा करा देना है, कब तक बच्चों के रिजल्ट निकाल देने हैं, कब कब अन्य गतिविधियां, बच्चों को अन्य गैर शैक्षणिक गतिविधियां करवानी है। तो इन सब चीजों को जो टाइम बाउंड है उसके हिसाब से वो उचित समय का प्रबंधन करते हुए वहां पर उनको कुशल प्रशासन करना आना चाहिए। अब हम बात करते हैं सुगम कर्ता की। सुगम कर्ता की बात मतलब सुगम कर्ता यानी किसी कार्य को आसान बनाने का जरिया। वो इस जो भी विद्यालय में प्रक्रियाएं चले, जो भी शिक्षा से संबंधित या बिना गैर शिक्षा से संबंधित सारी प्रक्रियाओं को प्रधान अध्यापक आसान बनाए। यानी किसी के पास किसी भी तरह की अगर समस्या आती है तो उसको वह उनकी बदलते हुए परिस्थितियों या बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार उसमें वह परिवर्तन कर सके। लास्ट में बात करते हैं नेतृत्व की क्षमता। किसी भी कार्य का संचालन करना, संस्था का संचालन करना, कोई भी चीज करने के लिए, किसी परिवार को भी चलाना हो तो नेतृत्व क्या गुण होना चाहिए। एक अच्छा लीडर ही अपने दल को आगे बढ़ा सकता है। इसलिए प्रधान अध्यापक में नेतृत्व का भी गुण होना चाहिए, जिससे कि वह सभी का नेतृत्व, उचित नेतृत्व करते हुए अपने विद्यालय के जो भी लक्ष्य हैं, जो भी उन्होंने उद्देश्य बनाया है, उसको वह सफलता पूर्वक प्राप्त कर सके। अब बात करते हैं चरित्र की कि प्रधान अध्यापक का चरित्र कैसा होना चाहिए। देखिए, चरित्र की बात करते हैं तो चरित्र हमारे व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है या महत्वपूर्ण गुण होता है। हमारे चरित्र के द्वारा ही हमारे व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। तो लेकिन हमारे चरित्र जो होता है हमारा व्यक्तिगत होता है, लेकिन प्रधान अध्यापक के चरित्र को कहा जाता है कि उनका चरित्र व्यक्तिगत नहीं होता है, उनके चरित्र से बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। इसलिए उनका चरित्र जो होता है वो सार्वजनिक की तरह माना जाता है। इसलिए उनको बहुत सोच समझ के कार्यों को करना पड़ता है अपने चरित्र को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि चाहे वो शिक्षक हो चाहे बच्चे हो, सभी उनके चरित्र से प्रभावित होते हैं। अगर प्रधान अध्यापक स्वयं विद्यालय में लेट आएगा, स्वयं विभिन्न तरह के क्रियाकलापों में वह नहीं शामिल होगा, तो इससे क्या होगा कि बच्चे और शिक्षक भी उसी तरह के अनुकरण करेंगे। इसलिए जो प्रधान अध्यापक का चरित्र होता है वो सार्वजनिक लोगों के लिए होता है, इसलिए उसके अपने चरित्र को अच्छा पूरी तरह से शुद्ध रखना चाहिए। नेक्स्ट जो गुण है वो है सकारात्मक सोच। देखिए, आशावादी होना सभी के लिए आवश्यक होता है, लेकिन जो इतनी बड़ी संस्था चला रहा है, उतने शिक्षक हैं, उतने सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, तो ऐसे लोगों को जो पूरी संस्था को चला रहा है पॉजिटिव सोच वाला होना चाहिए। सकारात्मक सोच का मतलब कि विभिन्न तरह की अगर हमारे पास समस्याएं आए तो ये नहीं कि अब ये समस्या है तो हम इस कार्य को नहीं कर पाएंगे, या आज कम टीचर आए हैं तो क्लास नहीं चल पाएगी, या हमारे पास भौतिक और मानवीय संसाधन बहुत ज्यादा कम है तो भी हम जो है उचित प्रबंध हर चीज का नहीं कर पाएंगे, बच्चों के लिए उचित शिक्षा व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जो सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति होता है वो अगर कम से कम भी हमारे पास संसाधन होते हैं, वह कम संसाधन में भी उचित कौशल के द्वारा, उचित प्रबंधन के द्वारा उस विद्यालय में को अपने उस विद्यालय को लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करता है। और जितने उनके स्टाफ होंगे, मेंबर होंगे, उनके वह
समुचित व्यवस्था करते हुए, उनका कार्यों का वितरित करते हुए, उनका मनोबल बढ़ाते हुए वो संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर एक नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति रहेगा तो वो जिस तरह की अगर कठिनाई आई, विभिन्न तरह की परिस्थितियों में अगर हमारे अनुकूल परिस्थिति नहीं है, प्रतिकूल परिस्थिति, तो वो घबरा जाते हैं कि ऐसे परिस्थिति में कैसे काम होगा, हमारे पास तो आज टीचर नहीं, हमारे पास तो कमरा नहीं, हमारे पास तो बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे लोग कभी भी सफल नहीं हो पाते। इसलिए प्रधान अध्यापक को हमेशा सकारात्मक सोच वाला होना चाहिए। अब दूसरे अंग की बात करते हैं शिक्षक की, कि शिक्षक एक मानवीय संसाधन के रूप में विद्यालय में कार्य करता है। तो शिक्षक की विद्यालय की बात करते हैं। शिक्षक को वर्तमान समय में विद्यालय का एक मुख्य बिंदु शिक्षक को भी माना जाता है, क्योंकि जो बच्चे जो शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया वो शिक्षक के द्वारा ही कक्षा में प्रस्तुत की जाती है। और शिक्षक बच्चों को ज्ञान प्रदान करने का माध्यम होता है। अगर शिक्षक ना आए तो बच्चों का विद्यालय में जाने का कोई मतलब नहीं है, कि अगर शिक्षक वहां पर अनुदेशन कार्य न करे तो बच्चा अगर उसे स्वयं पढ़ना है तो वह घर से भी पढ़ सकता है। इसलिए शिक्षक का वर्तमान समय में महत्वपूर्ण स्थान है, प्राचीन समय में भी स्थान था। शिक्षक एक पथ प्रदर्शक के रूप में बच्चों को सिखाने के रूप में होता है। शिक्षक शब्द इसीलिए जो शिक्षक शब्द बना है वह स्वयं शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। शिक्षक के इम्पोर्टेंस को या शिक्षक के गुणों को परिभाषित करते हुए टैगोर जी ने लिखा है, अ टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच अनलेस ही इज स्टिल लर्निंग हिमसेल्फ। A lamp can never lit another lamp unless it continues to burn itself on flame। यानी कि कोई भी टीचर तब तक सही से नहीं पढ़ा सकता है जब तक वह स्वयं पढ़ेगा नहीं, स्वयं सीखेगा नहीं। इसी तरह से जिस तरह से एक लैंप अगर उसको दूसरे लैंप को जलाना है तो उसे खुद अपने को लगातार अपने लो को जलाते रहना, अगर वह स्वयं बुझ जाएगा तो दूसरे लैंप को या दूसरे दीपक को नहीं जला पाएगा। तो इसी तरह से शिक्षक को भी अपने जो ज्ञान है उसको हमेशा अपडेट करते, उसे स्वयं अध्ययनशील रहते रहना चाहिए, तभी वह बच्चों को उचित शिक्षण कर पाएगा, बच्चों को सही ज्ञान दे पाएगा। अब बात करते हैं कि शिक्षक के विद्यालय में क्या भूमिका है, उसका क्या रोल है। शिक्षक को विद्यालय संगठन का हृदय माना जाता है, कि जिस तरह से हमारी बॉडी में हृदय कार्य करता है, हृदय की गति रुक जाए तो हमारा जीवन रुक जाता है, उसी तरह से अगर विद्यालय शिक्षक विहीन विद्यालय का कोई नहीं होता, वह विद्यालय निर्जीव हो जाता है। तो इसलिए शिक्षक को विद्यालय का हृदय माना जाता है। और जो भी शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं, जिस तरह के भी विभिन्न तरह के शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, उसकी सफलता वहां के योग्य शिक्षकों पर, या जो उनके शिक्षकों की योग्यता होती है, कार्य कुशलता होती है, उनकी कार्य प्रणाली होती है, उसी पर निर्भर करता है। जिस विद्यालय में योग्य शिक्षक नहीं है, उनके कार्य करने का तरीका सही नहीं है, वहां पर उस विद्यालय में असफलता ही रहती है। वहां पर न बच्चे सीख पाते हैं, न बच्चे उच्च उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए एक अच्छे शिक्षक में क्या क्या गुण होने चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। इसको आप लोग भी गांठ बांध लीजिए, क्योंकि आप लोग भी शिक्षक बनेंगे। सबसे पहला जो गुण होना चाहिए एक सफल शिक्षक का, कि उसे छात्र प्रेमी होना चाहिए। छात्र प्रेमी क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखिए, जो बच्चा जब विद्यालय में जाता है, परिवार के बाद से वह विद्यालय में प्रवेश करता है, विद्यालय में वो इतना ज्यादा समय व्यतीत करता है और शिक्षक के साथ व्यतीत करता है। तो अगर उसे स्नेह प्रेम शिक्षक के द्वारा नहीं मिलेगा, अगर शिक्षक छात्रों की आवश्यकताओं को नहीं समझेंगे, तो वहां पर बच्चे अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। इसलिए शिक्षक को हमेशा छात्र प्रेमी होना चाहिए, जिससे कि बच्चे अपनी विभिन्न तरह की समस्याओं को या कोई भी कठिनाई परेशानी आए तो उसे खुलकर अपने शिक्षक को बता सके। दूसरा जो विशेषता है शिक्षक की, वह है कि अध्यापक को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं चरित्रवान होना चाहिए। देखिए, अगर हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो जो हम
कार्य, जो हमारा प्रमुख कार्य शिक्षण करना, उसको हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, चाहे हम बीमार शारीरिक रूप से रहे या मानसिक रूप से विक्षिप्त रहे, उसका प्रभाव हमारे शिक्षण पर पड़ेगा। और जब शिक्षण पर पड़ेगा तो हमारे बच्चों के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए शिक्षक को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। इसके अलावा चरित्रवान भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे चरित्र का प्रभाव सीधा हमारे बच्चों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि वो ज्यादा समय हमारे साथ व्यतीत करते हैं और बहुत नाजुक समय में विद्यालय में प्रवेश करते हैं। तो जिस तरह का माहौल या जिस तरह का वो देखते हैं, उनका चाल चलन, उनका रहन सहन, उसकी छवि उनके ऊपर पड़ जाती है। आप लोग भी इतनी कक्षाओं को पार करके पढ़कर आप यहाँ पर बीटीसी कर रहे हैं, इतने सालों में बहुत सारे शिक्षकों से आपका सामना हुआ होगा, लेकिन हर शिक्षक की छवि आपके मन मस्तिष्क पर नहीं होगी। उसमें कुछ ही शिक्षक ऐसे होंगे, उनका व्यक्तित्व तो ऐसा रहा होगा, उनका चरित्र ऐसा रहा होगा कि जो आपको प्रभावित किया होगा, जिससे आप प्रभावित हुए होंगे। अगला है कि अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, यानी कि ऐसी पर्सनालिटी हो कि बच्चे उससे उसका इफेक्ट बच्चों के ऊपर पड़े। क्लास में पढ़ा रहा हो तो आवाज भी इस तरह से बुलंद होनी चाहिए कि सभी बच्चों तक आवाज जाए। बच्चों की समस्याओं को समझना, हर बिंदु हर पहलू पर उसका व्यक्तित्व जो है प्रभावशाली होना चाहिए। नेक्स्ट है, अध्यापक को मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक है। मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान का आवश्यक से मतलब है कि शिक्षक को अपने बच्चों की आयु, बच्चों की क्षमता, बच्चों की योग्यता, उनकी मानसिक कंडीशन, उनकी शारीरिक अवस्था, इसके अलावा विभिन्न तरह की व्यक्तिगत भिन्नता, इन सभी बिंदुओं का ज्ञान उसे होना चाहिए, तभी वह बच्चों को सही से शिक्षा दे पाएगा। नेक्स्ट है, अध्यापक अध्ययनशील होना चाहिए। क्यों अध्ययनशील नहीं रहेगा तो उसे नए चीजों के बारे में पता नहीं चलेगा, जो क्योंकि देखिए, जब तक हम किसी भी चीज का अभ्यास नहीं करते हैं, अगर हम छोड़ दें तो वो चीजें हमें भूल जाती, चाहे कितने भी महारत उसमें हमें हासिल हो। इसलिए अपने ज्ञान को हमेशा बनाए रखने के लिए और अपडेट करने के लिए शिक्षक को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट है, अध्यापक का दृष्टिकोण प्रयोगात्मक होना चाहिए, यानी किसी भी चीज को सिखाने के लिए वह इस तरह के उदाहरण दे या इस तरह के क्रियाकलाप कराए कि बच्चे उसको करके सीखे या देखकर सीखे। नेक्स्ट है, अध्यापक में कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता होनी चाहिए। अगर शिक्षक में किसी भी समस्या से संबंधित या किसी बिंदु से विभिन्न पहलुओं या विभिन्न बिंदुओं से सोचने का दृष्टिकोण होगा और सृजनात्मकता होगी, नई नई चीज बनाने की गुण होंगे, तभी वह बच्चों को सिखा पाएगा। इसलिए कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता अध्यापक में होना चाहिए। नेक्स्ट है, अध्यापक में सहनशीलता एवं सांवेगिक स्थिरता होनी चाहिए। कितने भी कठिन परिस्थिति आ जाए, विषम परिस्थिति आ जाए, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, अध्यापक में सहनशीलता होनी चाहिए। उसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उग्र हो जाए, किसी तरह से क्रोध करने लगे, चिल्लाने लगे या तेज तेज से हंसने लगे, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। उसको अपने इमोशन पर भी कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, अध्यापक सत्यवादी, सहिष्णु और ईमानदार होना चाहिए। क्योंकि अध्यापक का सीधा प्रभाव हमारे बच्चे पर पड़ता है, विद्यार्थियों पर पड़ता है, इसलिए शिक्षक को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, सभी धर्मों को समान भाव से देखना चाहिए, इसके साथ साथ ईमानदार होना चाहिए। लास्ट में है, अध्यापक को बदलते हुए परिवेश के साथ समायोजन की क्षमता से युक्त होना चाहिए। यानी जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं, परिस्थितियां बदल रही हैं, जिस तरह की मांग है उसके अनुरूप उस परिवेश के साथ शिक्षक को एडजस्ट करना या समायोजन करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी वह बदलती हुई परिस्थितियों में बदलती हुई चीजों का उपयोग करते हुए बच्चों के लिए शिक्षण कार्य कर पाएगा। क्योंकि किसी भी परिस्थिति में अगर हमारे अंदर समायोजन करने की क्षमता नहीं है, तो इसको भी एक बुद्धि के रूप में माना जाता है कि जिस व्यक्ति में किसी विभिन्न परिस्थितियों में जितना समायोजन करने की क्षमता, वह व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान माना जाता है। अब बात करते हैं शिक्षक के प्रमुख कार्य की, कि शिक्षक के विद्यालय में क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य जो उसका विद्यालय में है,
वह छात्रों की व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहयोग, यानी शिक्षक को छात्र से इतना घुलना मिलना चाहिए कि जो भी अपने उसके विद्यार्थी की पर्सनल और सोशल जो भी प्रॉब्लम्स है उसको वह सॉर्ट आउट कर सके। दूसरा है समय सारणी के अनुसार अपनी कक्षाओं में जाकर कार्य करे। जो भी टाइम टेबल बनाया, शिक्षक का यह दायित्व है कि उसे अपनी कक्षा लेने में, बच्चों को पढ़ाने में किसी भी तरह की कोताही नहीं करनी चाहिए, किसी तरह की ढील नहीं करनी चाहिए। उसे समय से जाकर कक्षा में जाकर अपना जो भी पाठ पढ़ाना है उसको पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है दैनिक कार्यों के कठिनाइयों के समाधान हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए तथा क्रियात्मक अनुसंधान से समस्या का समाधान करे। शिक्षक का यह भी कार्य है कि जो भी हमारे रूटीन डेली के कार्यों में जो अगर विभिन्न तरह की समस्याएं आती हैं तो उनको समाधान करने के लिए बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के द्वारा समस्या का समाधान करे और क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा, यानी क्रियात्मक अनुसंधान में यही है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के द्वारा ही अपनाया जाता है कि पहले हम क्या समस्या है, कैसे उसको शॉर्ट आउट करेंगे, उसकी योजना बना ले, उसका क्या कारण होगा, कैसे उस कारण को दूर करेंगे, तब उसके द्वारा वह विभिन्न तरह की दैनिक समस्याओं को वह दूर करे। अगला जो कार्य है वह है छात्रों को भली भांति प्रशिक्षित करे। जो भी बच्चों को सिखा रहा है, जो भी एक्टिविटी करा रहा है, जो भी शिक्षण दे रहे हैं, जो भी ज्ञान दे रहे हैं, उस शिक्षक का यह कार्य है कि ऐसा नहीं कि बस वो उगल कर चले आए, यह भी करना है कि उनके बच्चे पूरी तरह से प्रशिक्षित उसमें हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। लास्ट है शैक्षिक एवं अन्य गतिविधियों का मूल्यांकन निष्पक्ष एवं न्यायोचित रूप से करना चाहिए। देखिए, शिक्षक को कोई छात्र उनको उससे कोई छात्र उनको अपशब्द बोल दे रहा है, तेज आवाज में बोल दे रहा है या बहस कर ले रहा है, या कोई छात्र हमेशा गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून पूरा या उनका बहुत आदर कर रहा है, तो इन सब भावनाओं को दूर रखते हो सब, क्योंकि शिक्षक के लिए सारे विद्यार्थी एक समान होते हैं, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो भी जब भी बच्चों का चाहे वो शैक्षिक मूल्यांकन करे या जो अन्य क्रियाकलाप किया जाता है उसका मूल्यांकन करे, तो शिक्षक का यह दायित्व है, उसका यह कर्तव्य है कि वह निष्पक्ष रूप से, न्यायोचित रूप से करे, यानी जो सही हो उसी हिसाब से मूल्यांकन करना चाहिए। जो विद्यार्थी जिस लेवल का हो उसी के हिसाब से उसको अंक देना चाहिए। अब बात करते हैं कक्षा में शिक्षक की भूमिकाएं। विद्यालय में भूमिकाएं हो गई, अब कक्षा में शिक्षक क्या क्या कैसे उसको अपनी कक्षा का व्यवस्था चलानी है। सबसे पहले शिक्षक कक्षा में भूमिका एक प्रबंधक तथा प्रशासक के रूप में है। विद्यालय का प्रबंध का कार्य तो प्रधानाध्यापक करता है, लेकिन कक्षा में शिक्षक एक प्रबंधक एवं प्रशासक के रूप में कार्य करता है कि जैसे कैसे बच्चों को बैठाना है, किस तरह से पढ़ाना है, कि कौन सा बच्चा तेज है पढ़ने में तो उसको उसकी किस तरह से गतिविधि करानी, जो बच्चे कमजोर हैं कैसे उनको गतिविधि करा के तेज करना है। इसके अलावा अगर बच्चे शरारत कर रहे हैं, अनुशासनहीनता कर रहे हैं, तो वहां पर उसे एक प्रशासक के रूप में भी कार्य करना पड़ता है। उसे बच्चों को याद कराने के लिए, चीजों को सिखाने के लिए भी एक प्रशासक के रूप में कार्य करना पड़ता है। दूसरा है शिक्षक एक विषय विशेषज्ञ हो। सभी विषयों का तो ज्ञान सबके नहीं हो सकता, सभी मानव है, लेकिन जो भी पढ़ाने जाए उस विषय का शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि बच्चों की विभिन्न शंकाओं का वह समाधान कर सके। नेक्स्ट है शिक्षक एक निर्देशक की भूमिका भी निभाता है। कैसे बच्चों को गाइडलाइन देनी है, कैसे बच्चों को कार्यों के बारे में बताना, क्या सिखाना, कैसे सीखना है, इन सारे कार्यों को करने के लिए वह एक निर्देशक के रूप में भी कार्य करता है। अगली जो भूमिका है वह छात्रों के लिए आदर्श होता है। शिक्षक एक मॉडल के रूप में होता है। नेक्स्ट है छात्रों का मित्र होता है। शिक्षक अगर छात्रों का मित्र के रूप में होता है तो शिक्षक विभिन्न तरह की समस्याओं का समाधान, समस्याओं के बारे में या जो भी उनकी परेशानी हो, कठिनाई हो, चाहे वो शैक्षणिक हो या गैर शैक्षणिक हो, वह अपने शिक्षक से वह बताते हैं। नेक्स्ट है छात्रों को नेतृत्व प्रदान करने वाला हो। छात्रों को सही दिशा देने के लिए एक अच्छा लीडरशिप का गुण शिक्षक में होना चाहिए कि कक्षा में वह कैसे बच्चों को नेतृत्व दे, किस दिशा में दे, इस तरह का गुण उसके में होना चाहिए।
अब बात करते हैं छात्र एक मानवीय संसाधन के रूप में। देखिए, जो विद्यालय में शिक्षण प्रक्रिया चलती है वह तो उसमें तीन चीजें मुख्य होती हैं: शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। अगर किसी एक को हटा दिया जाए, कितने भी, चाहे शिक्षक को हटा दिया जाए या पाठ्यक्रम को हटा दिया जाए या विद्यार्थी को, तो शिक्षण प्रक्रिया नहीं चल सकती। कितने भी बड़ी बिल्डिंग हो, आलीशान बिल्डिंग हो, सारी तरह की सुविधाएं हो, लेकिन किसी एक पहलू को उसमें से हटा दिया जाए, तीनों धुरी में से एक धुरी को, तो शिक्षण प्रक्रिया नहीं चल सकती। तो इसी के लिए विद्यालय के मानवीय संसाधन का जो तीसरा आधार या स्तंभ होता है, वो उस विद्यालय के विद्यार्थी या छात्र होते हैं। तो विद्यालयों में बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु अनेक प्रकार की व्यवस्था की जाती है, चाहे शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक की, जिससे उस विद्यालय के विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। और विद्यालय में जो प्रबंधन किया जाता है, सारी व्यवस्थाएं जो की जाती हैं, वो छात्र को केंद्र बिंदु मानकर की जाती हैं। कि जो सारा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा, जो वातावरण क्रिएट किया जाएगा, जो व्यवस्था बनाई जाएगी, उसमें यही देखा जाएगा कि जिससे कि छात्रों का ज्यादा से ज्यादा विकास हो, उनका चतुर्मुखी विकास हो या सर्वांगीण विकास हो। अब बात करते हैं छात्र की विशेषताएं, कि छात्र की कैसी विशेषताएं होती हैं। जैसा हमने आपको बताया कि शिक्षण प्रक्रिया के तीन घटक है: शिक्षक, छात्र तथा पाठ्य पुस्तक। शिक्षक का मुख्य कार्य है कि जो भी पाठ्य पुस्तक है, जो के में जो कंटेंट है, उसको छात्र तक पहुंचाए, छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करे। अब छात्रों के सम्मुख उसने पाठ्य पुस्तक के जो भी कंटेंट थे, उसको उसने प्रस्तुत कर दिया, लेकिन छात्र का कार्य है कि उस कंटेंट को, उस विषय वस्तु को, उस पाठ्य वस्तु को वह सीखे। ठीक है, तो छात्रों के अंदर ये विशेषता होनी चाहिए कि जो भी सिखाया जा रहा है उसको सीखने का प्रयास करे। और छात्रों को, जैसे वैदिक काल के छात्र थे, कि उनको शिक्षकों का आदर करना, समय से उठना, अनुशासन प्रिय होना, आत्म अनुशासन होना चाहिए। डर का अनुशासन नहीं होना चाहिए कि हमारे ऊपर डर है कि हमको अटेंडेंस लगवानी, इसलिए क्लास लेना है, या हमको जो भी जिस तरह का भी डर हो, डर और भय से आदमी को कोई कार्य नहीं करना चाहिए। आत्म अनुशासित होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि जो भी हमारे वैदिक कालीन छात्रों की विशेषताएं थी, उसी तरह का आचरण या वही विशेषताएं वर्तमान समय के भी छात्रों में होनी चाहिए। लेकिन छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को भी वैदिक कालीन शिक्षकों के तरह आदर्श वाले कार्य करने चाहिए, उसी तरह का व्यक्तित्व रखना चाहिए, तभी शिक्षक और छात्र का संबंध मधुर हो पाएगा। अब बात करते हैं जो हमारा अगला घटक है, चौथा, समुदाय। ठीक है, कैसे समुदाय एक मानवीय संसाधन के रूप में कार्य करता है। देखिए, बच्चे जन्म लेते हैं परिवार में, तो बच्चे का जो प्रारंभिक विकास होता है वो घर के वातावरण में होता है। तो जिसके घर का जिस तरह का वातावरण होता है, उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है, बच्चे का भी विकास उसी वातावरण के अनुसार होता है। लेकिन जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, विद्यालय जाता है, तो वहां पर उसे एक अलग वातावरण मिलता है। वहां पर विभिन्न समाज के विभिन्न वर्ग के विभिन्न परिवेश के लोग, बच्चे, शिक्षकों से उसकी मुलाकात होती है। तो वहां पर उसका जो मुलाकात होता है, एक समुदाय से होने लगता है। तो विद्यालय में भी बच्चे को जिस तरह से, जब बच्चा प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार में परिवार से होकर विद्यालय में जाता है, तो बच्चे को वहां पर भी प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण का वातावरण मिलना चाहिए, नहीं तो बच्चे वहां पर असुरक्षित महसूस करते हैं। और उस तरह के अलग वातावरण में बच्चों को समायोजन करने में दिक्कत होती है। तो समुदाय के साथ, विद्यालय के साथ और परिवार का जब एक आपसी सहानुभूतिपूर्ण तालमेल बनेगा, एक दूसरे के बीच में इमोशंस डेवलप होंगे, एक भावात्मक समीपता तीनों में बनेगी, तभी वह बच्चों के लिए एक स्नेहपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण वातावरण क्रिएट हो पाएगा। तो समुदाय का भी विद्यालय संस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है।
समुदाय को भी बच्चों के उत्थान के लिए, बच्चों के विकास के लिए उसको अपने भूमिका या अपने रोल के रूप में जो कार्य है उसको करना चाहिए। अब बात करते हैं समुदाय की विद्यालय प्रबंधन में भूमिका। समुदाय एक सक्रिय शैक्षिक संस्था है और यह स्वयं एक शिक्षा संस्था के रूप में बालक और व्यक्तियों को औपचारिक ढंग से शिक्षा प्रदान करता है। जो विद्यालय खोला जाता है, विद्यालय को सामाजिक संस्था कहा जाता है, समाज का एक लघु रूप कहा जाता है। इसलिए जो विद्यालय होते हैं एक समुदाय के सक्रिय शैक्षिक संस्था होते हैं, जहां पर बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा उसे प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं समुदाय का सहयोग, यानी समुदाय ने एक संस्था स्थापित कर दी। संस्था स्थापित करने के बाद भी उसका क्या रोल है, जिसके द्वारा वह विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए या बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या कर सकता है। सबसे पहला कार्य है कि बालक बालिकाओं के नामांकन का दायित्व जन समुदाय को अपने ऊपर लेना चाहिए। यानी जो भी समुदाय के लोग हों कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों, क्योंकि उनके संपर्क में वहां के स्थानीय लोग हैं, विद्यालय के जो शिक्षक हैं या जो प्रधानाचार्य हैं वह उनके संपर्क में नहीं रहते हैं ज्यादा लोग, इसलिए वहां के स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के नामांकन का जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना चाहिए। इसके अलावा विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों को विद्यालय में पुनः लाने में सहयोग देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, महिलाओं को घरेलू कार्यों से मुक्त कराकर विद्यालय भेजने की प्रेरणा देनी चाहिए। यानी जो भी महिलाएं हैं जब वहां पर बच्चों को अपने स्कूल नहीं भेजती हैं, लड़कियों को घर का कार्य कराती हैं, ऐसे लोगों को भी जागरूक करके जन समुदाय लोगों का कार्य है कि उन बच्चों को उनसे मुक्त कराकर घरेलू कार्यों से उनको विद्यालय भेजें। नेक्स्ट है विद्यालय की सफाई तथा रख रखाव में सहयोग देना। समुदाय के लोगों का यह भी कार्य है कि विद्यालय में किसी भी प्रकार की गंदगी या इस तरह की कोई चीज वहां पे सफाई के लिए कोई जरूरत है या विद्यालय के व्यवस्था में किसी प्रकार की जरूरत है तो उसमें वह अपना सहयोग दे। इसके अलावा शिक्षक अभिभावक गोष्ठी में सक्रिय सहभागिता करनी चाहिए। यानी जब भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो तब उसमें समुदाय के लोगों को जाना चाहिए। जितने अभिभावक को ये नहीं कि चलो हम नहीं जाएंगे, क्या करना है, इसमें क्या हो जाएगा मीटिंग से, इससे क्या होगा, ऐसा नहीं, सभी को उसमें जाना चाहिए, तभी वह विद्यालय और बच्चों की समस्याओं को समझ पाएंगे। अब बात करते हैं विद्यालय प्रबंधन में अध्यापक अभिभावक एसोसिएशन तथा माता शिक्षक संघ की भूमिका। देखिए वर्तमान समय में आप लोग जब जाते इंटर्नशिप पे देखते भी होंगे कि विद्यालय में अध्यापक अभिभावक एसोसिएशन बना है, इसके अलावा माता शिक्षक संघ भी बना। इनका भी अपना दायित्व है, अगर ये अपने दायित्व का निर्वहन करें अच्छे से तो विद्यालय में और बच्चों की शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाए। सबसे पहला जो इनका रोल है कि अध्यापक अभिभावक एसोसिएशन तथा माता शिक्षक संघ की बैठक में इन्हें नियमित रूप से प्रतिभाग करना चाहिए। यानी जब भी मीटिंग हो उस मीटिंग में इन्हें जाना चाहिए। इसके अलावा जो भी समस्याएं हैं, जो भी विद्यालय प्रबंध में सुझाव देना चाहते हैं, इनको अपना सुझाव देना चाहिए। नेक्स्ट है विद्यालय विकास हेतु आवश्यकताओं की पहचान करके विद्यालय में भौतिक परिवेश, साज सज्जा, बागवानी आदि के रख रखाव में भी सक्रिय सहयोग प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति जनजाति बालिका अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के नामांकन व नियमित रूप से उपस्थिति पर निगरानी रखनी चाहिए। यानी जो भी समुदाय के लोग हैं जिनके पास समय थोड़ा भी बचता है, उनको गांव को या अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जरूरत है कि जो भी अनुसूचित जाति या जनजाति अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे, उनका ज्यादा से ज्यादा वो नामांकन कराएं और जो भी बच्चे की नियमित बच्चे जिनका नामांकन हो चुका है, एडमिशन हो चुका है, वह नियमित रूप से उपस्थित हो रहे हैं कि नहीं, इन सब बिंदुओं पर भी उन्हें ध्यान देना चाहिए। लास्ट है बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण में सहयोग देना चाहिए। यानी जब भी बच्चों का किसी भी तरह का टेस्ट किया जाए, परीक्षण किया जाए स्वास्थ्य संबंधित, उसमें उनको कोऑपरेट करना चाहिए। अब बात करते हैं ग्राम शिक्षा समिति से अपेक्षाएं। देखिए वर्तमान समय में ग्राम शिक्षा समिति का कॉन्सेप्ट
समाप्त हो चुका है लेकिन आपके सिलेबस में है, इसलिए इस पर चर्चा करते हैं। वर्तमान समय में ग्राम शिक्षा समिति की जगह एसएमसी आ गया है। सारी चीजें वही है, बस ग्राम प्रधान से चीजें हटाकर बच्चों के अभिभावकों को और हेडमास्टर को, इन लोगों को सारी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। लेकिन ग्राम शिक्षा समिति की से क्या विद्यालय के लिए अपेक्षाएं हैं, उस पर बात करते हैं कि समिति के सभी सदस्यों को प्रत्येक बैठक में प्रतिभाग करना चाहिए और स्वेच्छा से अपने लिए विद्यालय के कुछ कार्यों को चुनना चाहिए। यानी ग्राम शिक्षा समिति के जो भी मेंबर हों, जो भी सदस्य हों, जब भी उसकी मीटिंग की जाए तो उसमें उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके अलावा जो विद्यालय से संबंधित कार्य हो कि जो वो कर सकते हो, उनको खुद लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि उनको जबरदस्ती उनके ऊपर थोपा जाए या किसी के कहने पर करे, उन्हें स्वयं उस कार्यों को अपने ऊपर ले लेना चाहिए। दूसरा, ग्राम की बाल गणना में सहयोग देना चाहिए, यानी कि उस गांव में कितने बच्चे हैं, उनकी गणना में कितने बालक कितने बालिकाएं, उसकी गणना में भी उनको सहयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों में 100% नामांकन, ठहराव, गुणात्मक शिक्षा एवं प्रत्येक बच्चे के लिए सुनिश्चित कराने के लिए ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को सक्रिय सहयोग देना चाहिए। क्योंकि जो गांव के लोग होंगे, गांव के सदस्य होंगे, उनको वहां की परिस्थिति, वहां के लोगों के बारे में अच्छे से जानकारी होगी, तो उनका यह कार्य है कि ज्यादा से ज्यादा वो बच्चों का एडमिशन कराए। एडमिशन के बाद बच्चे रुके, समस्या क्या आती है, एडमिशन तो हो जाता है लेकिन बच्चे भाग जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं आते या लंच में ही चले जाते हैं, तो उस तरह से ठहराव की स्थिति लाए। इसके अलावा शिक्षकों के द्वारा गुणात्मक शिक्षा दी जाए, प्रत्येक बच्चे को मिले। गुणात्मक शिक्षा कब मिलेगी, जब शिक्षक समय से स्कूल जाएगा, नियमित रूप से जाएगा और अपना कक्षा शिक्षण भी करेगा। तो इन सभी बिंदुओं पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को ध्यान देना चाहिए या उनको सहयोग देना चाहिए। लास्ट में है अध्यापक को नियमित उपस्थिति के संबंध में भी ग्राम शिक्षा समिति को ध्यान देना चाहिए। ये देखिए, प्राथमिक स्कूल इस बारे में पूरी तरह से कहेंगे हम, एक तरह से धब्बा है कि कहा जाता है कि बहुत सारे शिक्षक स्कूल समय से नहीं जाते या आए दिन स्कूल बंद पाया जाता है। इसीलिए स्कूलों का अब औचक निरीक्षण भी किया जा रहा है। तो इस जब गांव वाले सक्रिय होंगे कि देखेंगे कि हमारे गांव का विद्यालय तो अभी खुला नहीं, शिक्षक अभी आए नहीं, प्रधानाध्यापक अभी आए नहीं, तो कैसे पढ़ाई होगी। तो जब वह सचेत हो जाएंगे, वह जागरूक हो जाएंगे, तो शिक्षकों की जो इस तरह के शिक्षक है, कामचोर शिक्षक है या इस, तो उनके भी मजबूरी हो जाएगी कि वो समय से विद्यालय जाएंगे, समय से शिक्षण कार्य करेंगे।